गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पुनः फिर से हम अपनी क्लास को प्रारंभ कर रहे हैं। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हुआ है और बहुत दिनों से कोर्स आपका रुका हुआ है। तो जो न्यू रजिस्ट्रेशन किए हुए बच्चे हैं उनके लिए तो न्यू क्लास होगी। बाकी जो पुराने बच्चे हैं उनकी क्लास जहाँ से रुकी हुई थी ऑफलाइन के समय वहीं से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले देखते हैं स्टार्टिंग से बेसिक इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल की जानकारी होना हमको बहुत जरूरी है। ठीक, क्यों? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उन्हें बेसिक इलेक्ट्रिकल का नॉलेज ही नहीं हो पाता है। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमको परमाणु संरचना की बात करते हैं। मैंने हेडिंग डालेंगे अपन परमाणु संरचना। तो परमाणु संरचना ही क्यों लिए हमने? ठीक है, तो परमाणु संरचना इसलिए लिए क्योंकि परमाणु संरचना के आधार पे ही हम, क्योंकि इलेक्ट्रिकल के लिए हमको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि करंट कैसे फ्लो होती है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में करंट के द्वारा ही सारे काम होंगे। ठीक, तो उसका अध्ययन करने के लिए कि करंट कैसे फ्लो हो रही है, कहाँ से पैदा हो रही है, कैसे किसी सर्किट को पूरा करती है, इन सारी चीजों की जानकारी के लिए हमको सबसे पहले परमाणु संरचना का नॉलेज होना जरूरी है। तो इसके लिए हम ये आपके सामने एक परमाणु संरचना का एक डायग्राम बनाए हैं। ठीक है, तो अब परमाणु जो होता है ये क्या होता है? परमाणु संरचना की बात करते हैं, सबसे पहले हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि परमाणु होते क्या है। तो परमाणु क्या होता है? ये पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। ठीक है, परमाणु क्या होता है? यह पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। ठीक है, तो अब इस परमाणु के अंदर में क्या होगा कि जैसे परमाणु है तो परमाणु के अंदर में क्या होगा? एक नाभिक होगा, है ना। तो ये जो बना हुआ है हमारे पास अंदर में, यह क्या परमाणु का क्या हो गया? नाभिक हो गया। ठीक है, तो अब इस नाभिक में अब एग्जाम में ये पूछता है कि भाई परमाणु का जो नाभिक होता है, नाभिक में क्या क्या होता है, परमाणु के बाहर क्या क्या होता है। तो इनके बारे में हम धीरे धीरे देखते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं परमाणु के नाभिक की। तो नाभिक में क्या होता है? हमेशा परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? विद्यमान होते हैं। ठीक है, क्या क्या विद्यमान होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये नाभिक के बाहर जो कक्षाएं होती है, ये नाभिक है, नाभिक के बाहर एक कक्षाएं है, फर्स्ट कक्षा, सेकंड कक्षा, थर्ड कक्षा, फोर्थ कक्षा, इस प्रकार से कक्षाओं की संख्या होती है। ठीक है, तो जो नाभिक के बाहर की जो कक्षाएं होती है इनमें जो होते हैं इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो अभी आगे देखेंगे हम कैसे चक्कर लगाते हैं। तो उसमें सबसे पहले अपन ध्यान देते हैं यहाँ पे कि जो परमाणु के बाहर की जो कक्षाएं होती है, ये जो कक्षाएं हैं इन कक्षाओं में जो परमाणु की जो कक्षाएं हैं, कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन को फुलफिल कैसे करना है, समझ में आ रहा है? फुलफिल कैसे करना है मतलब कि परमाणु की जो कक्षा होती है, ऐसा नहीं कि हम इन कक्षाओं में अपने मन से 2, 4, 6, 8 ऐसे इलेक्ट्रॉन डाल दें, नहीं, बल्कि इसके लिए भी एक नियम होता है। तो हम इन कक्षाओं में कैसे इलेक्ट्रॉनों को फुलफिल करना है उसके लिए हमारे पास एक जनरली फार्मूला होता है 2n²। ठीक है, एक सूत्र के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि परमाणु के जो बाहर कक्षा है इन कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉनों को हमको सबमिट करना है, फुलफिल करना है, इन सब चीजों के लिए हम क्या करेंगे? इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, यदि हम परमाणु के बाहर की सबसे पहली कक्षा, जैसे पहली कक्षा है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, पहली कक्षा है तो पहली कक्षा का नाम दिया जाता है के। ठीक है, पहली कक्षा का क्या नाम दिया जाता है? के। तो के को उसकी बात करते हैं तो के में इसको हम क्या बोल रहे हैं कि ये पहली कक्षा है। तो पहली कक्षा है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि जो n है, ये जो n है, n का मान क्या रखेंगे हम? 1। तो नंबर ऑफ जो फर्स्ट कक्षा जो होती है, फर्स्ट प्रोसेस होगा, ऑर्बिट होगा, उसमें n की जगह जब हम n रखेंगे, 1 रखेंगे तो 2 × 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर हमेशा कितना होगा? 1। 1 × 2 करेंगे कितना हो जाएगा? 2। तो अब हम परमाणु के जो बाहर की नाभिक है, नाभिक की जो बाहर की पहली कक्षा होती है, पहली कक्षा में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन फुलफिल करेंगे हम? 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल करेंगे। इसलिए क्या होता है कि जो पहली कक्षा है यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड कक्षा की बात करते हैं। तो सेकंड कक्षा की बात करते हैं, सेकंड ऑर्बिट जो होता है उसको बोला जाता है एल। एल में कितने हैं? दूसरी कक्षा है तो दूसरी कक्षा फिर फार्मूले मान रखेंगे, एन का मान रखेंगे 2, 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू किसका हो गया? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। इस प्रकार से इसकी दूसरी कक्षा में कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल हो गए। उसी प्रकार से एम और एन में भी हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं? मान रख सकते हैं, जैसे 3 रखेंगे
ठीक है, 4 रखेंगे। इस प्रकार से मान रखते हुए हम क्या कर सकते हैं, इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी जो बाहरी कक्षा होती है, पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, फिर ये क्या होती है 32। इस प्रकार से इसकी परमाणु की जो बाहरी कक्षा है, बाहरी कक्षाओं की जो संख्या होती है, इस प्रकार से हम इसको फुलफिल करते हैं। ठीक है, तो हमेशा इसको याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। जनरली क्या होते हैं आजकल डीपली क्वेश्चन आने स्टार्ट हो चुके हैं। हम क्या करते हैं कि बस ये याद कर लेते हैं, और याद करने से काम नहीं चलेगा भैया, सब चीज को आपको फॉर्मूले बेस पे याद रखना पड़ेगा। 2, 8, 18, 32 से कैसे आया, ये फॉर्मूले के माध्यम से हम क्या करें, इस मान को प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कि ये जो नाभिक है, नाभिक पे चर्चा की है। तो जो इसका नाभिक होता है, नाभिक में कौन सा आवेश होता है, हमें से पूछा है एग्जाम में। जो परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक के अंदर कौन सा आवेश होता है, तो हमेशा क्या होता है, मैंने बता चुका हूं कि जो नाभिक है, नाभिक में क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, नाभिक में क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, पॉजिटिव आवेश। तो प्रोटॉन पे कौन सा आवेश हो गया, पॉजिटिव आवेश। न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन पे क्या होता है, जीरो आवेश होता है। न्यूट्रल मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब क्या हो गया, जीरो। तो जब इसमें जीरो आवेश हो गया तो सारा का सारा आवेश किसका हो गया, प्रोटॉन का हो गया। तो जब प्रोटॉन पे आवेश की बात करेंगे, जब पॉजिटिव आवेश है तो नाभिक में, अब ये तो न्यूट्रल हो गया, तो न्यूट्रल मतलब जीरो हो गया, तो इसका तो कोई आवेश है ही नहीं। इसीलिए क्या होता है, जो नाभिक में आवेश पूछा जाता है, हमेशा नाभिक में हमेशा कौन सा आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है। नाभिक का आवेश कैसा होता है, हमेशा धनात्मक आवेश होता है। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखना है कि जो आपका नाभिक होगा, नाभिक पे हमेशा कौन सा आवेश होगा, धनात्मक आवेश होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि अब ये जो बाहरी कक्षा है, कक्षाओं में क्या किया हम लोगों ने, इलेक्ट्रॉनों को समाविष्ट किए हैं, इलेक्ट्रॉनों को रखे हैं। तो जब हम इसके इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे रखेंगे तो अभी कैसे काम करेगा। ठीक है, तो नाभिक के बाहर ये जो कक्षाएं होती है, बाहरी सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है, उसे बोला जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पूछता है एग्जाम में। तो परमाणु के नाभिक, नाभिक के बाहर की जो कक्षाओं में सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है, उसे बोला जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, ये कैसे बनते हैं। ठीक है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन, जैसे ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि यहाँ पे उपस्थित रहेगा। अब संयोजी इलेक्ट्रॉनों से हमारी धारा प्रवाहित नहीं होगी, बल्कि धारा प्रवाहित होने के लिए क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉनों का होना आवश्यक होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे बने, जैसे क्या था, नाभिक की बाहरी कक्षा में था संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये कैसा था, संयोजी इलेक्ट्रॉन। बाहर से इसको एक ऊर्जा दी है, ये ऊर्जा कौन सी ऊर्जा देते हैं हम, उष्मीय ऊर्जा। बाहर से हमने क्या किया, इसको एक उष्मीय ऊर्जा दी है। इस प्रकार से उष्मीय ऊर्जा दी है, तो उष्मीय ऊर्जा देने से जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, ये अपनी जगह से क्या हो गया, बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जब बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो इसकी जगह में क्या बन जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। कैसे बन जाएंगे, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन। और इन फ्री इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से ही किसी भी कंडक्टर में क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, किसके माध्यम से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से होता है। इसको हमेशा याद रखना है। एग्जाम में पूछता है कि किसी कंडक्टर में करंट का प्रवाह किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो हमेशा जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, अब वो कैसे बने, तो जो भी नाभिक के बाहर की कक्षा होगी, इनमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन बनेंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अब इनसे किसी भी नाभिक के बाहर जो होगा फ्री इलेक्ट्रॉन जो होगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन से क्या होंगे कि किसी भी सर्किट में, किसी भी कंडक्टर में उसमें क्या होगा, करंट का प्रवाह इन्हीं के माध्यम से होगा। ठीक है, इन चीजों को याद रखना है। अब कुछ कुछ चीजें जो पूछी जाती है एग्जाम में, बहुत ही ज्यादा आईएमपी होती है। बेसिकली पूछा जाता है कि नाभिक का व्यास। ठीक है, तो नाभिक का व्यास कितना होता है, तो नाभिक का व्यास कितना होता है, तो नाभिक का व्यास होता है 1.78 × 10⁻15 मीटर। इसको हमेशा याद रखना है, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो नाभिक का व्यास कितना हो गया, 1.78 × 10⁻15 मीटर की घात। ठीक है, ये आपका नाभिक का व्यास होता है। तब इस नाभिक के व्यास में अगर सपोज मान लो एग्जाम में है, आपके पास क्वेश्चन आया, बोले कि नाभिक का व्यास क्या होता है, यदि ऑप्शन में ये दिया है तो आपको तो इसको क्लिक करना है। सपोज ये ऑप्शन में नहीं है, तभी क्या करोगे आप, है ना। यदि सपोज ऑप्शन में नहीं है तो इसकी जगह एक दूसरा नाम यूज किया जाता है, इसको बोला जाता है फर्मी। क्या बोला जाता है,
फर्मी। तो फर्मी क्या होता है, फर्मी का मान जो होता है नाभिक के व्यास के बराबर होता है। एक फर्मी बराबर होता है 1.78 × 10⁻15 मीटर के लगभग बराबर होता है। ठीक है, उसी प्रकार से पूछेगा परमाणु का व्यास कितना होता है। तो परमाणु का व्यास भी ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, परमाणु का व्यास कितना होगा 10⁻10 मीटर। ठीक है, परमाणु का व्यास कितना होता है 10⁻10 मीटर। इसको अच्छे से याद रखना है, नहीं तो कंफ्यूजन ये होता है नाभिक के व्यास में परमाणु का व्यास लगाते हैं अपन और परमाणु के व्यास में नाभिक का व्यास लगाते हैं। तो इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्टिकली यूज करना है कि परमाणु का जो व्यास है वो कितना होता है 10⁻10 मीटर, या इसी को बोला जाता है एक एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम या इसको बोला जाता है एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो जो परमाणु का व्यास होता है एंगस्ट्रॉम की कोटि का होता है और नाभिक का व्यास होता है फर्मी की कोटि का होता है। तो ये दोनों चीजों को याद रखना है, बहुत ज्यादा आईएमपी है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की। ठीक है, इनका मास, द्रव्यमान मतलब क्या हो गया इनका मास। तो मास की यदि बात करते हैं तो किसका मास कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है कितना होता है 9.11 × 10⁻31 kg। ठीक है, क्योंकि जो द्रव्यमान होता है हमेशा उसको हम क्या करते हैं किलोग्राम में लेते हैं, किलोग्राम में लेते हैं ना, लेते हैं क्या नहीं। तो उसी प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम के बराबर होता है। फिर उसी प्रकार से प्रोटॉन की बात करेंगे, उसी प्रकार से न्यूट्रॉन की बात करेंगे। तो आपके पास में दिया गया है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना हुआ 1.672 × 10⁻27, न्यूट्रॉन का मान दिया 1.674 × 10⁻27 kg। तो अब इनमें से पूछ लेता है कभी कभी, ये तो पूछ लेगा, अगर कंपलसरी है। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछा तो आप डायरेक्टली बता दोगे 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, लेकिन यदि इसने यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा पलटा के ऐसा बोल दिया कि सबसे भारी, ठीक है, या सबसे अधिक द्रव्यमान किसका होता है, समझ में आ रहा है ना। यदि बोल दिए कि सबसे अधिक द्रव्यमान किसका होता है, सबसे अधिक द्रव्यमान किसका हो जाएगा न्यूट्रॉन का पहले होगा, सेकंड में क्या हो जाएगा प्रोटॉन का, और थर्ड कौन सा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। तो सबसे भारी यदि पूछ लिया जाए तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, सबसे कम पूछ लिया जाए तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो ये चीजों को आपको याद रखना है हमेशा के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ये सारी चीजों के बारे में हमको पता चल गया। तो अब इनके द्वारा हम क्या होता है कि एग्जाम में हमको ये छोटी छोटी चीजें पूछती है और हम इन सब छोटी छोटी चीजों को छोड़ते हुए चलते हैं, इस वजह से हमको याद भी नहीं हो पाता है ना। तो ये चीजों को आपको हमेशा के लिए याद रखना है, ये तीन चीजों को। ठीक है, अब बात करते हैं हम सीधे सीधे आवेश की। ठीक है, ये नोट कर दिए ना। ठीक, इसको देखते हैं अपन। अब आवेश की बात करते हैं हम। तो आवेश की कंडीशन के लिए क्या होता है कि आवेश की इकाई क्या होती है। सबसे पहले तो अपन अगर आवेश की बात करें तो आवेश की इकाई होती क्या है, तो आवेश की इकाई क्या होती है, अभी तक आप पढ़ते आए होंगे आवेश की एसआई यूनिट। ठीक है, आवेश की एसआई यूनिट, क्योंकि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि आवेश की यूनिट क्या होती है। तो बताइए क्या होती है, कूलाम। क्या होती है, कूलाम। आवेश की एसआई इकाई क्या हो गई, कूलाम हो गई। तो आवेश की एसआई इकाई होगी कूलाम। लेकिन आजकल ये सब चीज पूछना कर दिया बंद, समझ में आ रहा है ना। क्यों, क्योंकि लगभग आप कोई भी पुस्तक उठाओगे, कुछ भी उठाओगे तो ऐसा ही मात्रक दिए ही रहते हैं, उनके बारे में आप बिल्कुल कहीं ना कहीं से पढ़ ही लोगे। तो जनरली 99% बच्चों को अब आज की डेट में पता है कि आवेश की एसआई यूनिट होती क्या है। ठीक है, अब थोड़ा सा नया संशोधित रूप आ गया है। तो अब उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन में क्या होता है, एग्जामिनर जो अब आजकल क्वेश्चन सेट करते हैं उसमें ऐसा रहता है कि बच्चों को फंसाते हैं। क्वेश्चन तो वही रहेंगे, समझ में आ रहा है ना। जैसे बोला जाता है ना कि कहीं जाना है हमको, तो जाना है जैसे, तो उस जगह तो एक ही रहेगी, लेकिन उसको जाने, वहां तक जाने के मार्ग अलग अलग हो जाते हैं, समझ में आ रहा है। वहां तक जाने के मार्ग कैसे हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो आवेश की यदि एसआई यूनिट पूछ लिया जाए तो क्या होगी, कूलाम। और यदि सीजीएस इकाई बोल दिया जाए, सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट क्या होगी, तो सीजीएस यूनिट होती है इसकी फ्रैंकलिन। सीजीएस यूनिट क्या होगी इसकी, फ्रैंकलिन। समझ में आ रहा है ना। ये पूछता है बहुत ज्यादा, इनको ये जो चीजें हैं इनको हमेशा याद रखना है। ठीक है, फ्रैंकलिन। अब उसके बाद में अगर आवेश की व्युत्पन्न मात्रक की बात करें तो आवेश का व्युत्पन्न मात्रक, तो
तो भाई आवेश का व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, तो इसको हमको एक फार्मूला होता है, हमको पता है Q इज इक्वल टू किसके होता है, IT के। Q इज इक्वल टू किसके हो गया, IT के। तो Q क्या है, इसका आवेश, ठीक है। तो आवेश बराबर किसके हो गया, I किसको कैसे किसके लिए शो करते हैं हम, करंट के लिए। तो करंट, तो I क्या हो गया, करंट, ठीक है। तो करंट की इकाई क्या होती है, एम्पियर, और T क्या हो गया, टाइम। तो टाइम की इकाई क्या होती है, सेकेंड। तो आवेश की जो व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकेंड। क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकेंड। इसको हमेशा याद रखना है। आवेश का जो एसआई मात्रक हो गया, कूलाम हो गया, सीजीएस मात्रक क्या हो गया, फ्रैंकलिन हो गया, और व्युत्पन्न मात्रक क्या हो गया, एम्पियर सेकेंड। क्यों सेकेंड लेते हैं हमेशा, तो आपने हमेशा पढ़ा होगा कि जो आवेश का चाहे एफपीएस प्रणाली हो, सीजीएस प्रणाली हो, चाहे एमकेएस प्रणाली हो, चाहे एसआई प्रणाली हो, किसी भी कंडीशन में आपको समय की इकाई हमेशा सेकेंड ही रखना है, ठीक है। समझ में आया ना, ठीक। तो आवेश के मात्रकों की बात करते हैं, तो ये आवेश के मात्रक इस प्रकार से हमको याद करना है। तो अब बात करते हैं कि आवेश क्या होते हैं। तो आवेश क्या हो रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन पे आवेश पूछ लेगा, तो इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश किसके बराबर होता है, 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो आवेश पे मात्रक किसके बराबर हो गया, 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम। उसी प्रकार से प्रोटॉन की बात करें, तो प्रोटॉन की बात करते हैं प्लस 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम। अब बात करोगे कि सर ये दोनों तो सेम ही होते हैं, तो दोनों सेम नहीं होते हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, ये हमेशा याद रखना, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इसलिए यहाँ पे इसको प्लस लिया जाता है और इसको यहाँ पे क्या लिया जाता है, माइनस लिया जाता है। ये दोनों चीजों में कभी कंफ्यूजन नहीं होना है, एग्जाम में दे देता है तो आप वही सोच के लगा के आ जाते हो, इसका उसमें उसका इसमें। तो हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रॉन जहां भी रहेगा तो वहां पे हमेशा स्टार्टिंग उसके सामने क्या रहेगा, माइनस रहेगा, और प्रोटॉन के सामने प्लस रहेगा, या तो प्लस नहीं भी रहेगा, ठीक है। उसी के बाद बात करते हैं न्यूट्रॉन पर आवेश की। तो न्यूट्रॉन पर आवेश किसके बराबर होता है, न्यूट्रॉन पर आवेश किसके बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है ना। तो न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है किसके बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर आवेश की बात होगी, तो आवेश इसकी इकाई भी देख लिया हमने, कूलाम हो गई, आवेश की इकाई क्या हो गई, कूलाम हो गई। सीजीएस में देखे हमने तो फ्रैंकलिन देख लिए, ठीक है। सीजीएस में क्या देख लिए, फ्रैंकलिन देख लिए। और फिर उसके बाद में हमने उसके यदि उसके व्युत्पन्न मात्रकों की बात करें तो व्युत्पन्न मात्रकों में भी देख लिया हमने, तो उसमें क्या प्राप्त हुआ हमको, उसका एम्पियर सेकेंड प्राप्त हुआ, ठीक है ना। हमको तीनों इकाई देख लिए। लेकिन एग्जाम में ये पूछता है कि भाई आवेश की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, समझ में आ रहा है ना, आवेश की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है। तो फिर हम वहां फंस जाएंगे, भाई हमने तो तीन ही इकाई देखे। तो कभी कभी अब आजकल एग्जामों में पूछना शुरू कर दिया है कि आवेश की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है। तो आवेश की जो सबसे बड़ी इकाई होगी क्या होगी, आवेश की सबसे बड़ी यूनिट या इकाई ये होती है फैराडे। और बहुत से बच्चों को अभी पता नहीं है, समझ में आ रहा है ना, बहुत से बच्चों को नहीं पता होता, क्योंकि आप फैराडे के नियम पे आ जाते हो या फैराड पे आ जाते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये कहाँ से इकाई हो गई, भाई ये तो किसी वैज्ञानिक का नाम है, समझ में आ रहा है ना, ये किसी भौतिक शास्त्री का नाम है फैराडे, ये कहाँ से इकाई हो गई। तो भैया जिसने पढ़ा है उसको तो जरूर पता होगा, समझ में आ रहा है ना। तो आवेश की जो सबसे बड़ी यूनिट होती है फैराडे होती है, इसको हमेशा के लिए याद रख लो। एग्जाम में यदि पूछ ले कि आवेश की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, कूलाम, फैराडे, फैराड, हेनरी जो भी दिया हो, तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो आवेश की सबसे बड़ी इकाई किसके बराबर होती है, फैराडे के बराबर होती है, ठीक है। तो फैराडे, अब एक्चुअल में फैराडे होता क्या है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए बहुत अच्छे से कि एक फैराडे किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है पता है किसी को, नहीं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। एक फैराडे किसके बराबर हो गया, 96,500 कूलम।
तो हमेशा इस चीज़ों को याद रखना है, ये छोटी छोटी चीज़ें ही एग्जाम में पूछती है। देखो भाई, इलेक्ट्रिकल की तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इलेक्ट्रिकल की तैयारी आपको दो कॉन्सेप्ट का होना बहुत जरूरी है। एक तो आपको फार्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट होना चाहिए और दूसरा आपको संरचना बेस्ड कॉन्सेप्ट होना चाहिए। यदि आपको डायग्राम समझ में आ रहा है तो आप किसी भी चीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं, यदि फार्मूला पता है तो उससे आप हर चीज निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? और उसी के आधार पे, अभी तो स्टार्टिंग क्लास है, आज की आपकी पहली क्लास है, आगे आगे देखेंगे। हमेशा क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल पढ़ने के लिए जब तक हम उसको कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक हमको समझ नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? कभी भी रट्टू तोता बनने की कोशिश नहीं करना है, रट के पढ़ने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि वो कुछ दिनों बाद भूल जाओगे। और यदि आपको कॉन्सेप्ट है, यदि बहुत अच्छे से याद है, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, इस चीज को समझ में आ रहा है? तो आगे नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। आज फर्स्ट क्लास थी आपकी, उसको थोड़ा इंट्रोडक्शन था, है ना। दूसरी बात, अब थोड़ी सी हम कुछ एक्स्ट्रा बातें कर लेते हैं कि भाई, अब देखे होंगे आप लोगों ने, कोरोना की वजह से क्लासें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई है ना। तो क्लासें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई है। इस वजह से क्या हो रहा है कि आपका कोर्स भी प्रॉपर नहीं हो पाया, जो रेगुलर स्टूडेंट थे, इस वजह से। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको हम भी, कोर्स तो कंप्लीट करना है, और आगे आपने देखा होगा कि ITI ट्रेनिंग ऑफिसर जो MP के बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल कि उस वैकेंसी अभी अपडेटेड दिखा रहे हैं और वैकेंसी का आना तय है ना। तो अभी जैसे वैकेंसी आएगी उस समय हम उस कोर्स को फुलफिल कर ले, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो बहुत सारे बच्चों के ऐसे फोन आए, बोले सर, बोले अब इसको आगे कंटिन्यू करना है। तो हमने भी सोचे भाई अब जरूरी है ना, क्योंकि वैकेंसी आएगी और उस समय फिर तैयारी होना पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से आपको अब रेगुलर क्लास लगाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, चैनल को शेयर भी करना है। और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नीचे जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया है डोंगरे सर क्लासेस, ठीक है, और आगे जो नंबर दिया है उस पर आपको कॉल करके सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में।